नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीके में प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाने वाले सवालों को कैसे कवर किया जाए, संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टॉपिक को हम कुछ शीर्षक के अंतर्गत समझते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, नोमेनक्लेचर, आखिर सभ्यता को यह नाम किसने दिया और क्यों दिया। दूसरा, इस सभ्यता का समय, पीरियड या अवधि क्या थी। तीसरा, इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना था, ज्योग्राफिकल एरिया। और फोर्थ, इस सभ्यता की राजधानी, कैपिटल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट साइट, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। और लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, प्रयास करेंगे कि जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम इंडिया का एक मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से इस सभ्यता को लोकेट करेंगे। सबसे पहले नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रिटेन के विद्वान जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। तो सिंधु एक नदी है जो भारत के बाहर तिब्बत देश में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है और यह भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर से बहने के बाद यह पाकिस्तान में जाती है और इसको पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। तो ये है सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है। इस नदी के किनारे और इसकी जो सहायक नदियां थी उनके किनारे जो सभ्यता बसी हुई थी, जॉन मार्शल ने इसको यह नाम दिया है। दूसरा, व्हाट वाज द पीरियड, इस सभ्यता का समय क्या था। इस सभ्यता का समय माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व या बीसी बिफोर क्राइस्ट। यानी 2600 ईसा पूर्व वो समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के चरम स्तर पर थी और 1900 जो ईसा पूर्व का समय है, इस समय तक आते सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की स्थिति में प्रवेश करती है। इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर दिशा में अधिकतम जम्मू कश्मीर के मांडा तक था और यह चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। दक्षिण में इसका अधिकतम विस्तार महाराष्ट्र में दैमाबाद तक था जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। पूर्व दिशा में इसका अधिकतम विस्तार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। पश्चिम दिशा में इसका अधिकतम विस्तार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतकागेन डोर तक था। सुतकागेन डोर जो दास्त नदी के किनारे बसा हुआ था। इस सभ्यता का अगर आकृति या आकार देखा जाए तो देन हम लंब डालेंगे इस तरीके से और यह सभ्यता अपनी आकृति में त्रिभुजाकार थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर था, जिसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की 3 प्रमुख राजधानियां थी। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो, तीसरी राजस्थान के इतिहासकार दशरथ शर्मा ने मानी है कालीबंगा में। और स्टुअर्ट पिगट जो ब्रिटेन के विद्वान हैं, उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों में सबसे पहला स्थल था इसका हड़प्पा। तो मैं मैप पर एच से शो कर रहा हूँ। हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। इस नाम का एक गांव था, हरा भरा गांव, और उसके पास से जो अवशेष मिले उसके आधार पर इसको हड़प्पा नाम दिया गया। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें विशाल अन्नागार ग्रेनरी के
अवशेष प्राप्त होते हैं और लकड़ी के हल्की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरा स्थल था सभ्यता का मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। तो मैप पर आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की स्थिति थी। मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल जो 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। यह सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या नकलिस्तान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो पहला स्थल है जो 1980 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यहाँ से हमें पुजारी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और भगवान शिव का सबसे प्राचीन रूप आद्य शिव तथा नर्तकी की मूर्ति और बृहत स्नानागार ग्रेट बाथ के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक इंपॉर्टेंट इसका स्थल था गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल, एल से शो किया गया है, हम मानचित्र पर देखेंगे आप लोथल। और लोथल गुजराती भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो के जैसा मृतकों का टीला। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जिसको डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी कहते हैं। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ऐसी समाधियाँ मिली हैं जहाँ 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। तो इसके बारे में सती प्रथा के प्रमाण या मम्मी के प्रमाण जैसा कुछ अनुमान लगाया जाता है। युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त होती है। चावल की भूसी और धान के अवशेष लोथल और यहीं पर पास में एक स्थल था गुजरात में रंगपुर, उन दोनों से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, इसी के बगल में पीलीबंगा भी है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की और बीबी लाल बी के थापर ने इसका उत्खनन किया। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य और हल्के प्रमाण प्राप्त होते हैं जो दुनिया में कहीं और प्राप्त नहीं होते हैं। एक प्रमुख स्थल था कच्छ के रण में धौलावीरा। तो मैं मैप पर आपको बता रहा हूँ, गुजरात में डी से बता रहा हूँ, धौलावीरा। और यह वो स्थल था जिससे कर्क रेखा गुजरती थी। तो यह एग्जाम में आया हुआ है और यह कच्छ के रण में खादिर द्वीप पर स्थित था। दूसरा स्थल है जिसको 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। धौलावीरा का अर्थ होता है धवल यानी सफेद रंग के कुएं। इसके अलावा ये जो दानाबाद दक्षिणी स्थल था, यहाँ से तांबे की हल्की आकृति प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वो हरियाणा में था, राखीगढ़ी। और इसके पास में दूसरा हरियाणा में स्थल था जिसका था बनावली, और बनावली से मिट्टी की हल्की आकृति प्राप्त होती है। पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत में चनूदड़ो स्थल था, सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर। और ये हड़प्पा सभ्यता का फैक्ट्री स्थल था, यानी यहाँ से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। यहीं पर आमरी एक स्थल था पाकिस्तान में ही, जहाँ से बारहसिंगा या गेंडे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल जो स्थल था, यहाँ से विभिन्न प्रकार के पैमाने स्केल प्राप्त होते हैं, जैसे हाथी दांत का पैमाना हुआ, फारस की मोहर भी यहाँ से प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। पहली, हड़प्पा सभ्यता एक कांसा सभ्यता थी, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, अर्थात तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाने का ज्ञान इनको था, लेकिन लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। लोहे का कोई भी अवशेष यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी दुनिया में ऐसे पहले थे जिन्होंने कपास की खेती की। तो कपास की खेती करने वाले पहले मनुष्य थे ये। लेकिन रागी की फसल जो दक्षिण भारत में आज पैदा होती है, उसका प्रमाण यहाँ से नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं गुजरात के सुरकोतदा स्थल से और मोहनजोदड़ो से, लेकिन गाय के बारे में कोई जानकारी अवशेष हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, तो गाय का कोई भी अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। चौथा, इस सभ्यता की लिपि प्राप्त होती है, यानी सभ्यता को लिखने पढ़ने का पूरा ज्ञान था, लेकिन लिपि एग्जैक्टली है क्या, इसको पढ़ा नहीं जा सका अभी। अक्षर सूचक या संकेतात्मक लिपि है, सिंबॉलिक फॉर्म में संकेत के रूप में लिखते थे, जिसको हिंदू इतिहासकार गौमूत्री लिपि या यूनान की भाषा में बूस्त्रोफेदन कहा जाता है। इस सभ्यता में मोहर बनाई जाती थी, मोहर जो मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, स्टीटाइट स्टोन या सेल कड़ी पत्थर की। सभ्यता के निवासी बर्तनों को बनाने का ज्ञान रखते थे। कुम्हार के चाक पर या पॉटर्स व्हील पर बर्तन बनाए जाते थे, जिनको काले और लाल रंग के मृदभांड कहा जाता था। इस सभ्यता के लोगों को मापने का, तोलने का ज्ञान था। 16 के अनुपात में इनके ज़्यादातर पैमाने बनाए जाते थे। और इस सभ्यता में मकान बनाए जाते थे, मुख्यतः ईंटों के, पत्थर का प्रयोग बहुत कम होता था। मकानों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ पर मकानों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। और इस सभ्यता में ईंट का साइज मुख्यतः लंबाई, चौड़ाई और जो गहराई है 4:2:1
एक के रूप में होती थी। इस सभ्यता की जल निकास प्रणाली, स्वच्छता प्रणाली बहुत अच्छी थी। मकानों के गंदे पानी को ड्रेन करने के लिए एक ड्रेन बनाई जाती थी जो शहर से बाहर जाती थी। लेकिन बनावली जो हरियाणा का स्थल है, यहाँ की जल निकास प्रणाली सबसे कमजोर मानी जाती है। इसी प्रकार इस सभ्यता में जो शहर बसाए जाते थे पूर्व से पश्चिम की ओर बसाए जाते थे, और पूर्वी जो हिस्सा होता था ये निचला शहर होता था। यहाँ पर सामान्य लोगों, गरीब लोगों के लिए मकान बनाए जाते थे, जबकि पश्चिमी हिस्सा एक किलेबंद बस्ती होती थी। इसके चारों ऊंची दीवार बनाई जाती थी और इसमें मकान शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग के लिए बनाए जाते थे, और यह भाग पूरी तरह से फोर्टिफाइड होता था। लेकिन चनूदड़ो ऐसा स्थल था जो फोर्टिफाइड नहीं था। तो ये इस सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है। इतने सारे क्वेश्चंस के आधार पर आप इस टॉपिक्स को पूरा कवर कर सकते हैं और लगभग ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से होती है, इसलिए हम पहले वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे। वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसको श्रुति और अपौरुषेय भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए क्योंकि इसको ऋषियों ने सुन करके लिखा है। तो वेद 4 हैं संख्या में। पहला वेद है ऋग्वेद। यह भारत की और दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। 10,552 से लेकर के 10,600 तक मंत्र हैं और 10 मंडल यानी इसमें अध्याय हैं। दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को ऋषि मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है, जिसमें गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद को सबसे पहले लिखा गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। दूसरा वेद आता है सामवेद। यह सबसे छोटा वेद है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इससे हुई है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद के बाद फिर तीसरा वेद आता है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधान और नियम इसमें लिखे गए और इसमें कुल 1975 मंत्र हैं। इसकी 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि ने इसको लिखा है और इसमें कुल 5977 मंत्र हैं और इसका विषय वस्तु बाकी 3 से अलग है। इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है और इसमें अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र तंत्र, अंधविश्वास, विज्ञान, तकनीक और इन चीज़ों को शामिल किया गया है। इन चारों वेदों के लिए उपवेद भी लिखे गए। चारों वेदों के उपवेद हैं। इनमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद करना होगा। ऋग्वेद का उपवेद है शिल्प वेद, वेदा ऑफ आर्किटेक्चर, शिल्प वेद। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का है आयुर्वेद, आयुर्वेद। 4 वेदों के मंत्रों के उच्चारण के लिए 4 प्रकार के उसमें ब्राह्मण पुरोहित भी होते थे। तो 4 प्रकार के ब्राह्मण पुरोहित जिनको ऋत्विज कहा जाता था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण के लिए जो पुरोहित आते थे उनको कहते थे होता या होत्री। सामवेद के मंत्रों के उच्चारण के लिए जो पुरोहित आते थे उनको कहा जाता था उद्गाता, उद्गाता। और यजुर्वेद के लिए ब्राह्मण पुरोहित थे अद्धर्व्यु, अद्धर्व्यु। और अथर्ववेद के ब्राह्मण पुरोहित हैं ब्रह्मा। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए चारों वेदों के लिए और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी कर्मकांड का विधान किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक के ग्रंथ लिखे गए जिनको फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है। आरण्यक के ग्रंथ के बाद में लिखा गया है उपनिषद को। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। 600 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में इनको लिखा गया है। वेदों का अंतिम भाग या निष्कर्ष होने के कारण इनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है। इनमें से सबसे बड़ा उपनिषद है बृहत उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जिसमें भारत का महान वाक्य सत्यमेव जयते आया है। मुगल सम्राट शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था और उसे सिर-ए-अकबर के नाम से प्रस्तुत किया था। उपनिषद के बाद में 6 वेदांग लिखे गए। वेदों को मानव शरीर की संरचना के आधार पर समझने के लिए 6 वेदांग लिखे गए। इसके बाद सूत्र साहित्य भी लिखा गया है। धर्मसूत्र, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र, 3 प्रकार के सूत्र साहित्य भी इस समय लिखे गए। इसके बाद में लिखा गया महाकाव्यों को, ग्रेट एपिक्स, महाकाव्य। 2 महाकाव्य हैं जिनको 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य में लिखा गया है। पहला महाकाव्य है रामायण।
जो महाभारत से ज़्यादा प्राचीन है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में मुगल सम्राट अकबर ने नरगिस्तान के नाम से कराया था, और यह क्वेश्चन उन्होंने कौन बनाया करोड़पति में पूछा था, ध्यान रखना है। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं। सम्राट अकबर ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में रज्मनामा के शीर्षक से कराया था। रज्मनामा यानी युद्धों की किताब। इसी महाभारत के अंतर्गत अध्याय 23 से लेकर के 40 तक गीता जी को दिया गया है, यानी भगवत गीता इसी महाभारत के अंतर्गत है। महाकाव्यों के बाद में लिखा गया है स्मृति ग्रंथों को। 21 से 22 स्मृति ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति, जिसमें पृथ्वी के सबसे पहले मानव मनु के सिद्धांत और नियम बताए गए। 200 ईसा पूर्व में मनु स्मृति को लिखा गया था। स्मृति ग्रंथों में 4 प्रकार के पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए। स्मृति ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए मनुष्य की आयु के अनुसार। सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, 25 वर्ष की आयु तक। फिर इससे आगे 25 साल के लिए गृहस्थ आश्रम, फिर उससे अगले 25 साल के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट वाला संन्यास आश्रम। अंत में लिखा गया पुराणों को। तो पुराण हिंदू सनातन संस्कृति के सबसे लास्ट ग्रंथ है। पुराण का अर्थ होता है पुराना। 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल में इनको लिखा गया था। पुराणों की संख्या है 18। महर्षि वेदव्यास के शिष्य लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने इनको लिखा है। पुराणों में सबसे बड़ा है स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 वर्ष हैं। सबसे छोटा पुराण है मार्कंडेय पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पहले लिखा गया था, सबसे प्राचीन है। और भागवत पुराण का सबसे पहले किसी यूरोप की भाषा में, फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया गया। पुराणों के कुल 5 विषय बताए गए। सर्ग सृष्टि कैसे होती है, प्रतिसर्ग प्रलय कैसे होता है, महत्वपूर्ण वंश सूर्यवंश चंद्रवंश, वंशानुचरित सूर्यवंश के चंद्रवंश के किसी राजा का चरित्र, और मनवंतर। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यों ने सभ्यता को बसाया। और जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। वैदिक सभ्यता को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक है इसका पूर्व वैदिक पार्ट, यानी अर्ली वैदिक। इसका समय है 1500 से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा पार्ट है इसका उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक। बाद का समय 1000 से लेकर के और 500 ईसा पूर्व के मध्य इसको लिखा गया है। मानचित्र के माध्यम से इसको समझते हैं कि वैदिक सभ्यता को इस तरीके से क्यों पढ़ा जाता है। आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किया और भारत में उन्होंने प्रवेश किया, तो आर्य कई शाखाओं में विभाजित हो गए। आर्यों की कुछ शाखाएं भारत के स्थानीय निवासी अनार्यों के साथ मिल गईं, और आर्यों का सबसे प्रमुख राजा था सुदास। इस राजा ने 10 राजाओं के संगठन को एक साथ हराया परशुनी या रावी नदी के किनारे। और जो युद्ध हुआ इतिहास में, इसे कहते हैं 10 राज्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी 10 राजाओं का युद्ध। आर्यों ने अपना आरंभिक समय इस वाले क्षेत्र में व्यतीत किया, जिसे हम पूर्व वैदिक समय कहते हैं, यानी 1500 से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के मध्य आर्य इस स्थान पर रहे। और उसके बाद उन्होंने अगले 500 वर्ष भारत में गंगा यमुना नदी के मैदानी क्षेत्रों में बिताए। इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों ने शुरुआत में जब अपना जीवन आरंभ किया था, तो आर्य कबीले के रूप में रहते थे, और कबीले का प्रमुख जनस्य गोपा कहलाता था, और कबीले को जन कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य ने अपना राष्ट्र राज्य बना लिया, और अब जनस्य गोपा अपने आप को सम्राट, विराट, स्वैराट, भोज कहता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ करता है, राजसु यज्ञ, सुमेघ यज्ञ, और राजा ने अपना मंत्रिमंडल रत्नेन भी बना लिया था। आर्यों का जो समाज है आरंभ में वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्होंने जाति प्रथा को जन्म दिया और गोत्र व्यवस्था को जन्म दिया। तो ध्यान रखना है, जाति प्रथा और गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में पहली बार बनती है। आर्यों का मुख्य जो भोजन था वो धान चावल था, और गाय उनके लिए सबसे पवित्र पशु था। इसके लिए वो युद्ध भी करते थे, संपत्ति का प्रतीक माना जाता। आर्यों का सबसे प्रसिद्ध देवता था इंद्र, जिसके लिए ऋग्वेद में 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र को मंत्रों के माध्यम से याद करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने इंद्र के स्थान पर प्रजापति ब्रह्मा को अपना सबसे बड़ा देवता या ईश्वर माना, और उसके साथ भगवान विष्णु और शंकर को स्थापित किया। और मंत्रों के स्थान पर अब उन्होंने यज्ञों पर ज्यादा बल इस समय दिया था। तो ये वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं। महाजनपद काल।
महाजनपद का अर्थ होता है बड़े राज्य। भारत में वैदिक काल के जस्ट बाद 16 महाजनपद बने और 16 महाजनपदों में अंतिम रूप से संघर्ष हुआ भारत पर शासन करने के लिए, और अंतिम रूप से इनमें मगध ही विजयी रहा और इस तरीके से मगध ने भारत पर शासन किया। देखिए 16 महाजनपद हैं, इनमें से कुछ महाजनपदों को हम समझते हैं। सबसे पूर्वी दिशा में बिहार बंगाल की बाउंड्री पर जो जनपद था उसका नाम था महाजनपद। इसकी राजधानी चंपा थी और यहाँ के राजा दधिवाहन थे, उनकी बेटी चंदना महावीर स्वामी की शिष्या थी। सबसे उत्तर पश्चिम में 2 महाजनपद थे। ऊपर था कंबोज महाजनपद जिसकी राजधानी राजपुर थी, वर्तमान पाकिस्तान में। इसके नीचे था गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान में है। सबसे उत्तरी दिशा में यहाँ पर एक महाजनपद था पांचाल महाजनपद जो उत्तराखंड रीजन में है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर है। इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी भाग की राजधानी छत्रपुर और दक्षिणी भाग की राजधानी कामपिल्ल। नेपाल और बिहार उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर एक महाजनपद था कोसल महाजनपद। इसकी भी 2 राजधानी थी, उत्तरी राजधानी साकेत या अयोध्या, दक्षिणी राजधानी थी कुशावती। सबसे दक्षिण में एक महाजनपद था महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे और इसका नाम था अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पाटन या पोटली। इसका पड़ोसी महाजनपद था अवंती जिसकी 2 राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। राजस्थान में एकमात्र महाजनपद था मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी थी जयपुर के पास विराटनगर। इसका पड़ोसी था सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी थी मथुरा। दिल्ली के स्थान पर महाजनपद था कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। भारत के सेंटर में एक महाजनपद था काशी, उसकी राजधानी थी बनारस। इन 16 महाजनपदों में से अंतिम रूप से मगध महाजनपद ही विजयी हुआ और मगध महाजनपद के विजयी होने के कारण थे मगध में श्रेष्ठ राजवंशों का शासन होना। तो मगध में सबसे पहले जो राजवंश आया उसका नाम है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश ने मगध में सबसे पहले राज किया। हर्यंक वंश का समय है 544 से लेकर के 413 बीसी यानी ईसा पूर्व। हर्यंक वंश की स्थापना की है बिंबिसार ने और गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु राजा बनता। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति बुलाई राजगीर में और पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। इसके बाद राजा उदयनी हुए जिन्होंने पाटलिपुत्र को पहली बार मगध की राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र यानी पटना। हर्यंक वंश का अंतिम राजा नागदशक था और इसके बाद मगध में दूसरा राजवंश आता है शिशुनाग वंश। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की और इस वंश ने भारत पर शासन किया है 413 से लेकर के 345 ईसा पूर्व के मध्य। शिशुनाग के बाद अगले राजा हुए कालाशोक जिन्होंने वैशाली में दूसरी संगीति बौद्ध संगीति आयोजित की थी। शिशुनाग वंश के बाद अगला राजवंश था मगध का नंदवंश। नंदवंश के राजाओं को पुराणों में शूद्र कहा गया है और नंदवंश ने भारत पर शासन किया है 345 से लेकर 322 ईसा पूर्व के मध्य। जिस समय नंदवंश के राजा घनानंद थे उसी समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। जिस समय भारत पर मगध में इस राजवंश शासन कर रहे थे उसी समय भारत पर विदेशी आक्रमण भी होते हैं। देखिए इस समय भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ तो भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया है ईरान ने। ईरान को पर्सिया भी कहा जाता है। ईरान के राजा थे डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम ने ईरान में शासन किया है 522 से 486 ईसा पूर्व बीसी के मध्य और इन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया, उत्तर पश्चिम भाग को, और इसको ईरानी साम्राज्य में मिला लिया था। भारत पर दूसरा आक्रमण हुआ यूनान की तरफ से। यूनान को ग्रीक कहा जाता है और ये यूरोप महाद्वीप का देश है और यहाँ के राजा थे सिकंदर जिनको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, उसी प्रक्रिया में उसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने उस समय भारत के सबसे महान राजा पोरस को हराया। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में 326 ईसा पूर्व में बितस्ता नदी का झेलम नदी का युद्ध हुआ था। झेलम नदी का पुराना नाम है बितस्ता नदी। 326 ईसा पूर्व में और ग्रीक भाषा में इस नदी को कहते हैं हाइडेस्पिस। इसमें सिकंदर की विजय हुई, राजा पोरस पराजित हो गए। सिकंदर का घोड़ा इस युद्ध में मर गया था। उसके नाम पर सिकंदर ने जम्मू कश्मीर में बूके फैलो शहर बसाया और पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में से निकैया नामक शहर बसाया। लेकिन सिकंदर भारत को नहीं जीत पाया और बाद में ब्यास नदी से वो वापस लौट गया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम भारत में पढ़ेंगे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी।
बुद्ध और महावीर। अब इन पर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको यहाँ हिंट करूँगा आपको किस तरीके से पढ़ना है। गौतम बुद्ध का डेट ऑफ बर्थ 563 BC है ईसा पूर्व, जबकि महावीर स्वामी का जो डेट ऑफ बर्थ है यह 599 BC या 540 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसको कैसे कवर करेंगे? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कपिलवस्तु का लुम्बिनी जो वर्तमान नेपाल में, महावीर स्वामी का जन्म स्थल वैशाली का कुंडग्राम जो बिहार में है। बुद्ध के जन्म के समय कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में ये बड़ा चक्रवर्ती राजा है, भिक्षु बन सकता है। बुद्ध के जन्म को एशिया में प्रकाश कहा जाता है। बुद्ध को तथागत शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी बुद्ध को कहा जाता है सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। सिद्धार्थ के पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया देवी, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। गौतमी प्रजापति उनकी मौसी ने पालन पोषण किया था, इसलिए इनके नाम के आगे गौतम शब्द लगाया जाता है। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला देवी। गौतम बुद्ध का विवाह हुआ यशोधरा नाम की महिला के साथ और एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था यशोदा के साथ, जिससे एक बेटी का जन्म हुआ अनुज्जा या प्रियदर्शना कहते हैं। बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ है और महावीर का जन्म ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश में हुआ है। बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया साधना के लिए, और वर्धमान ने या महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया है साधना के लिए। गौतम बुद्ध ने साधना की 6 वर्ष का समय लगा। बिहार के गया जिले में पीपल या बटवृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के किनारे साधना शुरू की। ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान को कहा गया था निर्वाण। और उसके बाद सिद्धार्थ नाम का जो बालक है ये इतिहास में बन गया बुद्ध, और जो गया था वो बन गया बोध गया, और पेड़ बन गया बोधि ट्री। महावीर स्वामी को 12 साल का समय लगा साधना में, और साधना के बाद महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को कहते हैं कैवल्य ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था बिचुला पर्वत पर वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपने कई शिष्य बनाए, जिसमें सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, और गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश हुआ है कुशीनारा में। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में सुबक्षु को उपदेश दिया और उसके बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने। महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश हुआ पावा, पावापुरी पटना के पास है, महाराज शस्तिपाल को अंतिम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा है पाली, जो संस्कृत भाषा से ही पैदा हुई है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए प्राकृत भाषा में, मागधी या अर्धमागधी भाषा में। गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तब वो कंथक नामक घोड़े पे बैठ के निकले थे, और छन्ना नामक सारथी ने उन्होंने घर से निकाला था, उनको विदा किया था। इसके बाद आपको कुछ और भी जानकारी इनके बारे में पढ़नी है, जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को नास्तिक माना जाता है, क्योंकि वे दोनों वेदों में विश्वास नहीं करते, ऐसा उन पर आरोप लगाया जाता है। दूसरा, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी दोनों को निरीश्वरवादी कहा जाता है, क्योंकि वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। गौतम बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन महावीर स्वामी मानते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के बाद जो लिटरेचर लिखा गया बौद्ध धर्म का, पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध धर्म का इतिहास, जिसको कहते हैं त्रिपिटक इतिहास, 3 पिटक या बौद्ध। इनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यानी सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के प्रवचन उपदेश हैं। इसी में अंदर आता है जातक ग्रंथ, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जनों की कथाएं बताई गई हैं, और एक आता है धम्मपद, जिसे गौतम बुद्ध के योगदान के आधार पर बौद्ध धर्म की गीता बाइबिल कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति हुई। इनमें से पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने बुलाई थी राजगीर राजगृह में, इसमें सुत्त पिटक विनय पिटक को लिखा गया। दूसरी बौद्ध संगीति बुलाई थी कालाशोक ने वैशाली में, इसमें स्थविर और महासांगिक 2 ग्रुप बन गए। तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई थी सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र पटना में, इसमें अभिधम पिटक को लिखा गया। चौथी संगीति बुलाई थी राजा कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 ग्रुप हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 2 जैन संगीति हुई। पहली जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, और इस संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 समुदायों में बट गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के नियम थोड़े उदार हैं, महिलाओं को मोक्ष के लिए उत्तराधिकारी मानते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के नियम बड़े कठोर हैं, महिलाओं को मोक्ष का उत्तराधिकारी नहीं मानते। और दूसरी जैन संगीत हुई थी गुजरात के वल्लभी में, जिसमें जैन धर्म का लिटरेचर लिखा गया था।
इसके बाद अगला टॉपिक है मौर्य वंश 322 से 185 बीसी या ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश और इसके साथ कुछ अन्य राजवंशों को पढ़ेंगे और इंडिया के मानचित्र के माध्यम से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लोकेट करेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। इनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, जिनका मूल नाम था विष्णुगुप्त और इनको चाणक्य भी कहा जाता है। तक्षशिला के चणक नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी जिसका विषय राजनीति या प्रशासन है, अर्थव्यवस्था नहीं है। कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा धननंद की हत्या की और हत्या के बाद साम्राज्य को छीन लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। बाद में उसकी बेटी अलीना से विवाह किया, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, जिसने बाद में इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी विद्वान एंड्रोकोटस कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीति हुई थी और मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। इसके बाद वो कर्नाटक चले गए और वहाँ जैन साधु भद्रबाहु के साथ जब वो कर्नाटक गए तो संथारा प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना और उसने केवल साम्राज्य को मैनेज किया। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक सम्राट बना, जो सबसे महान राजा था। 272 से लेकर के और 232 ईसा पूर्व के मध्य में सम्राट अशोक ने शासन किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, लेकिन गलत बात है। जैन और हिंदू टेक्स्ट उसको बताते हैं कि 6 भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने सबसे पहले 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। उड़ीसा का पहला नाम कलिंग था, तो कलिंग को उसने जीत लिया। जीतने के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया था और कलिंग के 2 भाग बना दिए। उत्तरी कलिंग को धौलिका और दक्षिणी कलिंग को उसने जौगढ़ कहा था। और कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक को इतिहास में जिस कारण से जाना जाता है वो है उसके अभिलेख, एडिक्ट या इंस्क्रिप्शन। अशोक के अभिलेखों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक उसके अभिलेख हैं शिलालेख, जो शिला यानी चट्टान पर लिखे गए, और दूसरे हैं पिलर्स पर लिखे गए यानी स्तंभ लेख। ये बड़े और छोटे 2 प्रकार के हैं। बड़े का अर्थ है जिसमें 14 लाइन है, छोटे का अर्थ है जिसमें लाइनों की संख्या कम है। इसी प्रकार स्तंभ लेख भी जिनमें लाइनों की संख्या 7 तक है वो बड़े स्तंभ लेख हैं और छोटे जिनमें 7 से कम है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखेंगे। अशोक के अभिलेखों में 4 भाषा 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है। 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में इनको लिखा गया है। और अशोक का एक अभिलेख है जो अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, सार ए कुना, यह 2 लिपियों में है, ग्रीक और अरेमाइक लिपि में। भारत के भीतर के यात्रा अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में, जैसे कालसी अभिलेख देहरादून में उत्तराखंड में, गिरनार जूनागढ़ में, सोपारा महाराष्ट्र में, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, धौली जोगढ़ के उड़ीसा में प्राप्त होते हैं। अशोक का एक जो स्तंभ लेख है प्रयाग, या जिसको कौशाम्बी इलाहाबाद के अभिलेख कहते हैं, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अशोक की एक रानी कारुबाकी और उसके बेटे तीबर का उल्लेख है। अशोक की एक रानी थी तिस्यरक्षिता, जिसने बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाया था। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था और धम्म महामात्र उसने नियुक्त किए थे। अशोक का नाम अभिलेखों में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। केवल गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश, कर्नाटक में मास्की, उदयगुलम, निट्टूर में अशोक का नाम अशोक आया है, अदरवाइज उसको देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक ने बिहार के बराबर में पहाड़ी को काट करके 4 गुफाएं बनवाई, लोमेश ऋषि की गुफा, विश्व चौपड़ी, कर्ण चौपड़ और सुदामा की गुफा। अशोक के बाद कई उत्तराधिकारी हुए, उनमें उसका एक पोता था दशरथ, उसने अशोक के जैसी ही देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ और इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इसके बाद मौर्य वंश के बाद भारत पर शुंग वंश का शासन आरंभ हुआ। शुंग वंश ने 185 से लेकर के और 73 बीसी 73 बीसी के मध्य में शासन किया। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे और उनके दरबारी विद्वान कवि पुरोहित थे पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि ने इन्हीं के दरबार में रहते हुए व्याकरण का महान ग्रंथ महाभाष्य लिखा था। शुंग वंश के बाद में दूसरा वंश आता है कण्व वंश। कण्व वंश ने 73 से लेकर के 28 बीसी के मध्य में शासन किया। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे
और तीसरा वंश था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य शासन किया। राजा सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की और इनकी राजधानी पहली थी आंध्र प्रदेश के धरनी धान्यकटक में और दूसरी राजधानी थी महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठण में। सातवाहन वंश के राजाओं ने पहली बार महिलाओं को प्रशासन में महत्व दिया और अपनी माता के नाम का प्रयोग अपने साथ किया, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलिमावी। इतिहास में पहली बार शीशे के सिक्के, पोटिन धातु के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। इसी समय भारत पर दोबारा से फिर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। फिर से भारत पर विदेशी आक्रमणों की शुरुआत हो जाती है और पहला विदेशी आक्रमण इस अवधि में हुआ है इंडो ग्रीक, या जिसको यवन भी कहते हैं, भारत यूनानी। राजा डेमेट्रियस इंडो ग्रीक राजा था, 200 से 185 ईसा पूर्व के मध्य उसने आक्रमण किया उत्तर पश्चिम भाग पर। इसके बाद इस वंश का राजा था मेनांडर, जिसको पाली भाषा में मिलिंद भी कहा जाता है। 165 से 135 ईसा पूर्व के मध्य इसने शासन किया। इसकी राजधानी थी साकल या सियालकोट पाकिस्तान में और इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ विचार विमर्श किया था। इसके आधार पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसको मिलिंद पन्नो कहा जाता है। यवनों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। ध्यान रखना है, पहली बार लेखयुक्त सिक्के, वैज्ञानिक सिक्के जिन पर राजा का नाम, उपाधि, तारीख होती थी, ये इन्होंने ही जारी किए। भारत पर दूसरा आक्रमण किया है शक जाति ने। शक ईरान के रहने वाले थे और इन्होंने भारत के अंदर कई भागों में शासन किया। उज्जैन की जो ब्रांच थी इसमें महान शक राजा था रुद्रदामन प्रथम, जिसने गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया और इस अभिलेख को संस्कृत भाषा में खुदवाया। पहला विदेशी राजा जिसने शुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख खुदवाया। इस अभिलेख से पता लगता है कि जूनागढ़ में एक सुदर्शन नाम की झील थी जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। शक वंश के बाद भारत पर तीसरा आक्रमण किया है पर्थियन जाति से। ये भी ईरान से आए थे। इनके साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इनके साथ पहली बार ईसाई संत सेंट थॉमस भारत आए थे। चौथा विदेशी आक्रमण भारत पर किया कुषाण जाति ने। कुषाण चीन से आने वाली यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल। 30 ईस्वी में इसने कुषाण वंश की स्थापना की। इनकी दो राजधानी थी भारत में, एक पाकिस्तान में पेशावर, जिसको पहले पुरस्पुर कहा जाता था, और दूसरी भारत में मथुरा। इस वंश के सबसे महान राजा थे कनिष्क। राजा कनिष्क ने कई इंपॉर्टेंट कार्य किए, जिसमें पहला कार्य था 78 ईस्वी में उन्होंने शक संवत जारी किया। दूसरा, उन्होंने गौतम बुद्ध की स्मृति में चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति बुलाई कश्मीर के कुंडल वन में। तीसरा, उन्होंने बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनवाई और इससे उन्होंने कला विकसित की, गांधार कला। और कनिष्क के समय में महायान धर्म का उदय हुआ था और इनका दरबार उसमें विद्वानों से भरा रहता था। चरक जैसे विद्वान जिन्होंने चरक संहिता लिखी इन्हीं के दरबार में रहते थे और नागार्जुन जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अश्वघोष, वसुमित्र भी इनके दरबार में रहते थे। गुप्त वंश ने 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत पर शासन किया है। सबसे पहले इस वंश में राजा आते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसके बाद घटोत्कच गुप्त आए, देन चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 335 की अवधि में शासन किया और इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत जारी किया, यानी गुप्त संवत इन्होंने जारी किया। फिर अगले जो राजा आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में, वो है समुद्रगुप्त। तो राजा समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इन्होंने पूरे भारत को जीतने के लिए एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। तो ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बाद में अगले राजा आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। इनके दरबार में 9 रत्न, 9 महान विद्वान रहते थे, जिसमें कालिदास सबसे प्रमुख विद्वान थे जो इनके दरबार में रहते थे। कालिदास ने कई ग्रंथ लिखे, नाटक, महाकाव्य, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, रघुवंश, कुमार संभव 2 महाकाव्य लिखे, ऋतु संहार में 1-2 खंड काव्य लिखे। और चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस के जो फादर हैं धनवंतरी, वो नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय ने मेहरौली का लौह स्तंभ बनवाया और इनके समय में ही चीन का महान यात्री फाइयान भारत आया, जो इनके दरबार में रहा कई साल तक, और उसने आगे जाकर के चीनी भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसको फोकायुकी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में अगले राजा आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी,
जो इंडिया की एक टॉप यूनिवर्सिटी उस समय मानी जाती थी। इसके बाद कई राजा आए जैसे स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य। इनके समय में भारत पर हूण आक्रमण हुआ था, ध्यान रखना है। हूण नेता तोरमान ने और उसके पुत्र मीरकुल ने आक्रमण किया था। तो उस समय स्कंदगुप्त और उसके बाद नरसिंहगुप्त, बालादित्य राजा थे। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। एक कारण तो ये है कि गुप्त वंश के राजाओं के समय में भारतीय संस्कृति ने अपने चरम विकास को प्राप्त किया। तो संस्कृति का क्लासिकल एज भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में महाकाव्य यानी रामायण महाभारत को अंतिम रूप से पूरा किया गया, इस समय इसको लिख दिया गया था। दूसरा, पुराणों की रचना इनके समय में हुई, कुल 18 पुराण लिखे गए। स्मृतियों का इस समय विस्तार हुआ है और भी अन्य प्रकार का लिटरेचर इनके समय में लिखा गया था। पहली बार भारत में मंदिर बनाने का काम, मूर्ति पूजा का काम, अवतारवाद की संकल्पना गुप्तों के समय में भी आरंभ होती है। गुप्त वंश में महान वैज्ञानिक हुए जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। तो आर्यभट्ट ने वर्गमूल घनमूल निकालने की विधियां बताई दुनिया को। यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सबसे पहले दशमलव प्रणाली का प्रयोग, शून्य की उन्होंने खोज नहीं की और अंक गणित को उन्होंने खगोल शास्त्र से अलग किया। आर्यभट्ट के बाद अगले विद्वान जो गुप्त वंश में हुए हैं ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य 2 ग्रंथ लिखे। ब्रह्मगुप्त पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर क्यों गिरती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। भरामीर, भास्कराचार्य इनके समय में महान वैज्ञानिक हुए। इसके बाद भारत पर आता है राजपूत काल। राजपूत काल का अर्थ होता है छोटे छोटे राजवंशों का काल, और राजपूतों के समय में भारत पर इस्लाम का आक्रमण हुआ। तो राजपूत सूर्यवंशी, अग्निवंशी और अग्निकुल के माने जाते हैं। तो अग्निकुल के सबसे पहले जो राजपूत हैं उनमें है चौहान। चौहान वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने वासुदेव ने की थी, और वासुदेव ने 6वीं शताब्दी ईस्वी में जो चौहान वंश को स्थापित किया तो जयपुर के पास सांभर में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद दूसरी राजधानी अजमेर बनी और तीसरी राजधानी उनकी दिल्ली बनी। तो चौहान वंश के महान राजा थे पृथ्वीराज चौहान। दूसरा है प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, परिहार भी कहते हैं। इस वंश की जो स्थापना है ये हरिश्चंद्र ने की थी जोधपुर के पास मंडोर में। बाद में इस वंश के प्रतिनिधि इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिए गए। उन्होंने अवंती में अपनी पहली राजधानी बनाई। तो नागभट्ट प्रथम ने मंडोर के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश को दोबारा से स्थापित किया। अवंती पहली राजधानी और दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में उन्होंने बनाई थी। इसके बाद है तीसरा जो राजवंश है अग्निकुल का, वो है सोलंकी या चालुक्य भी कहते हैं। गुजरात में मूलराज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी 940 ईस्वी में। गुजरात के पाटन जिले में अनिलवाड़ा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। चौथा राजवंश है परमार वंश। परमार वंश की स्थापना 949 ईस्वी में सियक प्रथम ने की थी, और इनकी 2 राजधानी थी मध्य प्रदेश में मांडू और धार। इसके अलावा राजपूतों के अन्य वंश हैं जैसे कि पाल वंश। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, और इन्होंने राजधानी बनाई थी बंगाल में गौड़ क्षेत्र को। इसके अलावा उनकी कई राजधानियां थी। धर्मपाल अगले राजा हुए जिन्होंने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। देवपाल महान राजा थे इस वंश के। एक वंश आता है गैडवाल वंश। तो गैडवाल वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव गैडवाल, इनकी राजधानी कन्नौज थी। गैडवाल वंश के अलावा इस वंश में चंदेल वंश आता है। चंदेल वंश की राजधानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो थी। नन्नुक इस वंश का संस्थापक था। तो ये राजपूतों के कुछ महत्वपूर्ण वंश हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ छोटे छोटे राजवंश इस समय। पहला है पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो सबसे पहला राजा है वो सिंह बर्मन था 275 ईस्वी में, और पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है सिंह विष्णु को 575 ईस्वी में। पल्लव वंश ने तमिलनाडु पर शासन किया, और पल्लव वंश की राजधानी थी कांची या कांचीपुरम, जो तमिलनाडु का जिला है। पल्लव वंश के समय में मंदिर निर्माण की द्रविड़ कला शैली का आरंभ हुआ। पल्लव वंश के राजा हुए नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने रथ मंदिर बनवाए थे महाबलीपुरम जिले में, ध्यान रखना है। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए, जिसमें सबसे बड़ा रथ मंदिर है धर्मराज युधिष्ठिर का मंदिर, और सबसे छोटा मंदिर है द्रौपदी का मंदिर। तो देन इसके बाद अगले राजा हुए नरसिंह वर्मन सेकंड, जिन्होंने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था भगवान शिव के लिए। तो ध्यान रखना है कांची का कैलाश मंदिर इनकी तरह बनवाया गया। पल्लव वंश के बाद अगला राजवंश आता है चोल वंश। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की 847 ईस्वी में। पल्लव वंश के स्थान पर चोलों ने अपनी राजधानी बनाई थी तंजौर, जो तमिलनाडु का वर्तमान में एक जिला है।
चोल वंश में अगले महान राजा हुए राजाराज प्रथम, जिन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जो द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इसके बाद राजा हुए राजेंद्र चोल प्रथम, इन्होंने गंगा नदी तक की जीत हासिल की थी और गंगा नदी को जीतने के बाद गंगईकोंडा की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम उन्होंने एक जिला भी यहाँ पर बसाया था। इसके अलावा दो राजवंश और हैं जो हमें जानना चाहिए। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश की कई शाखाएं थी। एक शाखा थी कर्नाटक में बादामी या बातापी शाखा के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम 543 ईस्वी में, छठी शताब्दी ईस्वी में। और दूसरे राजा हुए इसमें आगे जाकर के पुलकेशिन द्वितीय, जिनका हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ था। राजा हर्षवर्धन के साथ जिनका युद्ध हुआ था। तो हर्षवर्धन आप जानते हो कि वर्धन वंश के राजा थे, जिनकी पहली राजधानी थानेश्वर थी और दूसरी राजधानी उनकी कन्नौज थी। हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ भी लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट जैसे विद्वान रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा था। बादामी बातापी राज्य में एक छोटा कस्बा था एहोल, जिसको मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। बादामी के चालुक्यों के बाद अगला राजवंश आया राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दंती दुर्ग या दंती बर्मन ने और 735 ईस्वी में, और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कर्नाटक में थी मान्यखेट। तो मान्यखेट इनकी राजधानी थी। और राष्ट्रकूट वंश के महान राजा हुए कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर इस समय बनवाया था। तो ये इस समय कुछ राजपूत एरा है। इसी समय भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो भारत पर इस्लाम का आक्रमण इस समय हुआ और भारत पर इस्लाम का आक्रमण 3 चरणों में हुआ है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया 711 से 712 ईस्वी में। उसने सिंध के हिंदू राजा दाहिर को पराजित किया और सिंध को जीत लिया और वहां पर जजिया कर लगा दिया। दूसरा मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ है महमूद गजनबी के द्वारा, जिसको महमूद गजनी भी कहा जाता है। गजनी एक जगह है, स्थान है अफगानिस्तान में। महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1026 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सबसे पहला आक्रमण उसका जम्मू कश्मीर पर था। हिंदू राजा जयपाल को उसने पराजित किया और 1026 ईस्वी में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और उसमें सोलंकी वंश के राजा थे गुजरात में भीम प्रथम, और वो राज्य छोड़ करके भाग गए थे। महमूद गजनबी के आक्रमण के बाद तीसरा आक्रमण जो भारत पर किया है, ये किया है मोहम्मद गौरी ने। गौर एक जगह है अफगानिस्तान में गजनी के पास में। मोहम्मद गौरी ने पहले गुजरात पर आक्रमण किया। तो 1178 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। इसके बाद उन्होंने अजमेर दिल्ली के चौहान वंशशासक पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध किए। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गए पृथ्वीराज चौहान से। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने एक अंतिम युद्ध लड़ा था 1194 ईस्वी में। गैडवाल वंश के राजा जयचंद्र को पराजित किया, उसकी हत्या कर दी और भारत को जीत लिया। और अब भारत के इस हिस्से को जीतने के बाद उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को उसको समर्पित कर दिया और इसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। थैंक यू।